नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें जो हम पढ़ रहे हैं, एक मिनट के शो नहीं कर रहा होगा, शो कर रहा है ना। इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रमुख पादप पदार्थों के जो रोग होते हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये आप जानते हैं जीएस के साइंस पोर्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। परीक्षाएं आने वाली हैं, ज्यादा समय भी नहीं बचा है यूपीपीसीएस को और आरओ को। तो वहां पर जो साइंस का पोर्शन आता है उसमें बायोलॉजी सेक्शन ज्यादा आते हैं। वहां के जो प्रश्न आते हैं उनके बारे में हम जो जीएस पॉइंट में दिया हुआ है अब तक यानी कि जितने भी प्रश्न आए हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रमुख पादप रोग, जो मतलब कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें कौन कौन से रोग होते हैं वो देखने जा रहे हैं। चलिए, गेहूं, वो गेहूंसा उसका रोग होता है। आलू में जो होता है वो पिछौती झुलसा होता है। बाजरा में अरगट होता है। और गेहूं, जौ, अंगूर और प्याज आदि में कौन सा रोग लगता है? वो बुकनी रोग होता है, यानी कि बुकड़ी लग जाता है उसमें। फसल और बीमारियां देखते हैं। धान में हरित बाल, बाजरा में अरगट, मटर में बुकनी और चना में जो लगेगा आपका उकटा या विल्ट लगता है। मक्के के सफेद कली जिस तत्व की कमी से होती है, यानी कि मक्के में सफेद कली जिस तत्व की कमी से होती है वो है जिंक। अगर जिंक नहीं होगा मक्के में तो आप देखेंगे उसकी जो कली होगी वो सफेद होने लगेगी। आगे देखते हैं, मक्के की पत्ती के शीर्ष का सफेद होना सूचक है जिंक की कमी का। इस जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। और जूम कर लेते हैं जिससे आपका स्क्रीन पे और अच्छे से शो करे। चलिए, पौधे में व्हाइट बेड रोग होता है जिंक की कमी से। पायरिला कीट है, कैसा है वो? गन्ने की फसल का है। सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, किसका? सरसों का। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक होना टिक्के का कारण है। अब है, गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक कौन से हैं वह देखेंगे। काला टिट्टी और स्मट है। अब है, करनाल बंट रोग है, क्या है वह? गेहूं की फसल का है। धान का टंगूरो विषाणु प्रसारित होता है, किसे? हरी पत्तियों के उदके के द्वारा। सही कथन है कि गिरुई यानी गेहूं में पाए जाने वाला रोग अगौती झुलसा। आलू में पाए जाने वाले रोग है झूठकंड यानी कि पल्स स्मट। धान की फसल का रोग है खैरा। धान में पाए जाने वाला रोग है। आलू में ब्लॉक हार्ट का कारण है ऑक्सीजन की कमी। क्या है वो? ऑक्सीजन की कमी है। भिंडी में पीतवर्ण शीरा की बीमारी होती है, सफेद मक्खी से होती है। येलो वेन मेंजक गंभीर बीमारी है, किसकी? भिंडी में लगती है। अब है, पक्षी उड़ती धूल, वर्षा और बहती हवा उपयुक्त में से पादप रोग फैलता है। आप देखेंगे इन चारों के कारण ही पादप रोग फैलता है। अब है पादप रोग और कारक। खट्टे, एक मिनट रुकिएगा। खट्टे नासर वो है आपके जीवाणु के लिए। गन्ने का लाल सड़ा रोग कवक के लिए। आलू के कृष्णकांत रोग किस लिए है वो देखेंगे, ऑक्सीजन की कमी के लिए। गेहूं का सेन्हू रोग जो होता है वह सूत्रकृमि होता है। अरहर, गन्ना, चना वो उटका। सरसों सफेद गिरोई के लिए। बाजरा आप देखेंगे वो मिलेगा आपका कंडुवक के लिए। और मूंगफली जो है वह टिक्का रोग के कारण फैलता है। अब अनुवांशिकी इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन एक मिनट रुकेंगे उससे पहले। अनुवांशिकी इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी, देखिए इसका पहले हेडिंग का मतलब समझिए, इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अनुवांशिकी इंजीनियरिंग यानी कि ऐसा पदार्थ या ऐसे मनुष्य गुण या ऐसे कोई पादप जिसमें हम उनके जेनेटिक में चेंजेस करके
जेनेटिक्स में चेंजेस करके कुछ उसमें बदलाव ला सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा चाइना में अक्सर होता है कि जो गन्ना होता है वो भारतीय गन्ना कैसा होता है, बहुत ही रफ और टफ होता है, बहुत ही कड़क और हार्ड होता है। वहीं उसमें चीन में क्या हुआ, चीन में उसमें आनुवांशिक इंजीनियरिंग की गई, यानी कि जो जो गन्ने के जेनेटिक्स थे, जो जेनेटिक्स उसमें उसको हार्डपन देता था, उस जेनेटिक्स में थोड़ा चेंज लाया गया। किसी दूसरे पौधे के जीन्स डाले गए जो बहुत ही मुलायम होते हैं, तो उसमें इंजीनियरिंग की गई। और साथ ही साथ उससे क्या हुआ, वह गन्ना जो हुआ उसके बाद जब इंजीनियरिंग करने के बाद गन्ना की पैदाइशी हुई, तो उसमें देखेंगे गन्ना एकदम सॉफ्ट था, ना कि भारतीय गन्ने की तरह बहुत ही टाइट था। तो सॉफ्ट गन्ना हुआ, वो हो गया अनुवांशिकी इंजीनियरिंग। अब आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि हम कैसे कृषि कोई अंग है उनमें बदलाव के साथ, या फिर आजकल आप देखेंगे रोबोटिक्स दवाओं का बहुत ही प्रचलन में है। आप देखेंगे नए नए आर्टिकल्स निकल रहे हैं। रोबोटिक्स दवाएं वो दवाओं के बारे में बात हो रही है जो, मान लीजिए आपने दवा खाई और दवा खाने के बाद वो क्या होती है, वो दवा का जो पूरा इफेक्ट जो होता है बॉडी के हर एक भाग में होता है। जो आप अभी परंपरागत दवाएं खा रहे हैं उनसे क्या होता है, वो पूरे बॉडी में इफेक्ट करती है। वहीं जब हम रोबोटिक्स दवाएं खाएंगे तो क्या होगा, एक कैप्सूल जैसी दवा होगी, वो बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, और जब हमें पता चलेगा कि हमने सर की दवा खाई है या हमने पेट में कोई विशेष बीमारी के लिए दवा खाई, तो वो जो रोबोटिक्स होंगे वो उस विशेष जगह पे ही जाएंगे और उस विशेष जगह को ही ठीक करेंगे। और साथ ही साथ उसको ठीक करने के बाद वह मल मूत्र के माध्यम से निकल जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारे बॉडी के और भी भाग जो है, और भी अंग जो है वो इफेक्टेड नहीं होंगे। सपोज करिए आपको हार्ट की इशू है, आपको आपके ब्लड क्लॉटिंग हो जा रही है, तो आप क्या करेंगे, आप दवा खाएंगे, उसमें से रोबोटिक्स जो होंगे, उन नैनो रोबोटिक्स जो होंगे वो वहां से निकलेंगे, और साथ ही साथ आपके वो जो एक विशेष धमनियां हैं, जिसे विशेष शिराएं हैं, वहां पहुंचेंगे, वहां जो भी ब्लड जमा होगा उसको डिफ्यूज करेंगे, और डिफ्यूज करने के बाद वो क्या करेंगे, और वो जो रोबोटिक्स होंगे वो आपके मलमूत्र के माध्यम से निकल जाएंगे, जिससे किसी भी प्रकार का आपको रोग होने की संभावना। कहते नहीं, हम एक दवा खाते एक रोग ठीक करने के लिए और दूसरी हमें हो जाती है। तो जो ये कहावत है, इस कहावत में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, 3 बेबी पेरेंट्स हो जाता है, या सैरोगेसी हो जाता है, या आईवीएफ हो जाता है। ये सब टेक्नोलॉजी कौन सी, ये बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। चलिए अब आप ये जानेंगे अनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या होती है और बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग क्या होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं, जान लीजिए, लेकिन कुछ विशिष्ट गुणों के कारण किसी एक पोर्शन को हम अनुवांशिक इंजीनियरिंग में ला देते हैं, तो किसी विशेष गुण के कारण हम दूसरे पोर्शन को बायोटेक्नोलॉजी गुण में ला देते हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें जो जो अब तक क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, डीएनए की एक विशेषता जिसे उसे पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिकी सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है, वो है 2 रचकों यानी 2 स्टैंडर्ड पूरक का, जो आप देखेंगे द्वि कुंडली संरचना होती है उनके बारे में है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लास्टिसिज्म और माइटोकॉन्ड्रिया तथा राइबोसोम में से प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है प्लाज्मिडियम का होता है। लैंगिक जनन के अनुवांशिकी विचरण होता है जीन के सम्मिश्रण, ब्लॉन्डिंग से, क्रोमोसोम के बदलाव से तथा जीन के मिश्रण यानी कि सफलिंग से होता है। अब आगे देखेंगे, जीवाणु, कवक और विषाणु में से जो कृत्रिम संश्लेषण माध्यम में सर्वाधिक किया जाता है वह है केवल जीवाणुओं और कवक का। पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी यानी अनुवांशिकी इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित होने देता है। कैसे देता है, वो देता है कि पौधे के विभिन्न जातियों में, जंतुओं के पौधे में, सूक्ष्म जीवों के उच्चतर जीवों में होता है। तो आप देखेंगे तीनों ही सही है। अब है पुनः संयोजित
रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल ही के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में सही है। इन वैक्सीनों के विकास में आनुवांशिकी इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रयोग रोग वाहक वेक्टर के रूप में किया जाता है, जो कि आप जब हम लोग वायरस वाले में पढ़ रहे थे ना, जिसमें कि आप विभिन्न प्रकार के वैक्सीन mRNA वैक्सीन बन रही थी, इस तरह की वैक्सीन बन रही है, उन्हीं के बारे में है। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे थे। आनुवांशिकी इंजीनियरिंग क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए वायरस का था, वायरस में क्या होता है, कोरोना वायरस में वो बहुत ही एक्टिव था, तो हमने क्या किया, उसका एक जीन निकाला, उसको निष्क्रिय किया, निष्क्रिय करने के बाद, इनएक्टिव करने के बाद उसको वैक्सीन में तब्दील किया और आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये आनुवांशिकी इंजीनियरिंग में थोड़ा सा चेंजेस हुआ और जीवाणुओं विषाणुओं प्रति हमारा जो और वो है मतलब कि प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ने लगेगा। अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे मच्छरों के ऊपर कई दिन से रिसर्च चल रहे हैं, मतलब कई सालों से रिसर्च चल रहे हैं, जिसमें ऐसे मच्छरों को बनाने की या उनमें ऐसे आनुवांशिकी इंजीनियरिंग करने की बात चल रही है, जिससे जो नए मच्छर पैदा होंगे, जो भी नए मच्छर बनेंगे, उनके अंदर किसी भी प्रकार का विषैला पदार्थ नहीं होगा, जिससे हमें हैजा हो गया, जिससे हमें देखेंगे आप कि डेंगू हो गया, इस तरह की बीमारी नहीं होंगी। तो क्या होगा, वो निष्क्रिय हो जाएंगे, जो उनका जहर होता है बॉडी में वो जो है निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे हमें इस तरह की बीमारियां जो होती हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। यही हो रहा है जीवाणुओं विषाणुओं के साथ। अब आगे देखेंगे, कायिकी प्रवर्धन क्लोनिंग जनसंख्या को उत्पन्न करता है। कायिकी प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभाव करने में सहायक है। कायिकी प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। उपरोक्त में से वह कथन जो पौधे के कायिकी प्रवर्धन से संबंधित है वह देखेंगे आप, क्या है, पहला और तीसरा सही है। विद्यमान भौतिक एवं बौद्धिक यानी नॉलेजेबल सूत्रों का सर्वाधिक उपकारक उपयोग है। नवीन परिवर्तनीय प्रौद्योगिकी का विकास है। प्राकृतिक संकटों को कम करने और उससे निपटने हेतु पद्धति और प्रौद्योगिकी का विकास है। बौद्धिक संपदा का प्रबंधन है। नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2003 के प्रदेश उद्देश्यों से संबंध में उपयुक्त कथन में से सही है, क्या है, सभी चारों कथन इसमें सही है। प्रथम सफल क्लोन जानवर है, कौन सा है, वह देखेंगे भेड़ है। भेड़ के ऊपर उसका नाम शायद डॉली था, हाँ मुझे याद आ गया नाम उसका। जो प्रथम भेड़ के ऊपर जो वो कर रहे थे, हम आनुवांशिकी इंजीनियरिंग कर रहे थे, उसका नाम डॉली रखा गया था। ये शायद 1992-93 की बात है। डॉली सर्वप्रथम क्लोन की एक नई स्तनी थी। डॉली जो देखेंगे आप पात्रे निषेचन द्वारा उत्पन्न की गई थी। तो आप देखेंगे पहला सही है, ये गलत है। डॉली का जो हुआ था वो शायद सेरोगेसी इस तरह का कोई उसका मामला था। डॉली की मृत्यु कब हो गई, 2003 में। वो जो जानवर हमने बनाया था वह मर गया था। फेफड़े की बीमारी के कारण डॉली का निधन हो गया था। ये आप देखेंगे स्टेटमेंट जहां तक सही उतना नहीं रहेगा, वो तो है सभी चारों सही है, लेकिन मुझे उतना नहीं पता है। डॉली वर्ष 1996 में पैदा हुई थी, 1992 मैंने बोल दिया था, लेकिन 1996 है। डॉली स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी। तो पूछ क्या था रहा था, हाँ ये चारों कथन जो हम प्रथम क्लोन के बारे में थे उनके बारे में आप याद रख लीजिए कि डॉली यानी कि भेड़ थी एक, जिसके ऊपर प्रथम कहते हैं आनुवांशिकी इंजीनियरिंग यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की गई थी। दूसरा वो 1996 में पैदा हुई थी, वह फेफड़े के 96 में पैदा हुई थी और 2003 में मर गई थी। वह फेफड़े की बीमारी से मरी थी। कहाँ पैदा की गई थी, स्कॉटलैंड में की गई थी। एक वयस्क दैहिक कोशिकाओं से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डॉली भेड़ के बारे में उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो चारों कथन सही है। जो उपयुक्त वाले हमने ये पढ़े हैं चारों कथन सही हैं। मनुष्य द्वारा निर्मित अनुवांशिकी रूप से अभियांत्रिक प्रथम जीवित जीव कौन सा था, वह डॉली था। और खाने में देखा जाए तो बहुत सी चीजें हो चुकी हैं अब जैसे कि आप लोग देखेंगे रील्स में आपको ब्लैक एप्पल्स नजर आता है, ये सब अनुवांशिकी इंजीनियरिंग है। गन्ने को लेकर आता है, ये सब अनुवांशिकी इंजीनियरिंग के ही परिणाम है। और चाइना जैसे देश में इसमें बहुत तेजी से
जो है आगे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहे हैं। अभी भी देखा जाए तो एक रिपोर्ट निकलती है जिसमें बताया जाता है कि किस देश ने प्रत्येक वर्ष कितने पेटेंट अपने नाम करवाए। पेटेंट में मतलब वो आविष्कार जो किए, उन्होंने जो बदलाव किया हुआ वह चीज में पेटेंट कराए। तो उसमें सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो अमेरिका आज भी सबसे ज्यादा है। उसके बाद अमेरिका करीबन 8 से 9 हजार पेटेंट कराता है साल भर में। चाइना उसके बाद आता है जो 7 या 7.5 हजार पेटेंट कराता है अपने नए नए आविष्कार से या जो भी नई खोज किया रहता है। उसके बाद और भी देश आते हैं। फिर भारत कहेंगे आपका 400 या उसमें से 3,000 या 2,000 ऐसे कुछ पेटेंट जो वो हर साल भारत कराता है, जो कि बहुत ही बेकार बात है। इससे ये पता चलता है कि इस देश में रिसर्च का माहौल ही नहीं है। मतलब कि वैज्ञानिकों के लिए उपयुक्त आवासीय मतलब उनके एक जो वर्किंग प्लेस होता है वो उपयुक्त ही नहीं है। सोचिए इतने कम पेटेंट हो रहे हैं, नए नए चीज हम खोज ही नहीं पा रहे। वहीं चाइना देखिए हर दिन नया नया पेटेंट करा रहा है। 365 दिन होते हैं ना, अगर वो 7,000 पेटेंट करा रहा है तो इसका मतलब सोच जो दिन भर में कितने पेटेंट करा रहा है हर रोज। क्यों करा पा रहा है? क्योंकि भाई वो रिसर्च कर रहा है, उसकी सरकार पैसा खर्च कर रही है, नए नए चीज जान रहा है। हाँ, तो इस मामले में वह अमेरिका को ऐसा लगता है 10 साल बाद अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन अमेरिका भी उससे पीछे छूटने वाला नहीं, वो और ज्यादा रिसर्च कर रहा है। दोनों में फर्क क्या हो जा रहा है कि जो चाइना की रिसर्च है वो कॉस्टली नहीं होती, उसको उसका कोई परिणाम नहीं होता है। हाँ, उसको अगर उसके कोई दुष्परिणाम के कारण कोई उसको हर्जाना नहीं देना है, तो वहीं अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। जैसे देखा जाए तो बहुत से ऐसे रिपोर्ट आई, जो कोरोना वायरस आया था, तो बहुत सी ऐसी रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि चाइना वाले कुछ रिसर्च कर रहे थे जिसके परिणाम स्वरूप इस तरह की बीमारी सामने आई। जो कि आप जानते हैं अगर आप कुछ कर रहे हैं तो कुछ उसका सकारात्मक और कुछ उसका नकारात्मक परिणाम होता है। लेकिन चाइना वालों ने वहां अपने यहाँ ये बताने से एकदम साफ मना कर दिया था। ये तो चलिए बात की बात है। अब आगे देखते हैं। भेड़, ऊंट, खरगोश तथा हिरन में से पहला सफल क्लोनिंग जंतु कौन सा है? वह भेड़ है जिसका नाम डॉली था। 1996 में पैदा की गई थी, फेफड़े की बीमारी से मरी थी, 2003 में मरी थी, स्कॉटलैंड में पैदा की गई थी। ये बात ध्यान रखिएगा। DNRI करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित भैंस की दूसरी क्लोनिंग का नाम क्या था? गरिमा। हम लोग ने पहला था समरूपा, दूसरा कौन था आपका? गरिमा था। हमने जो भैंस के ऊपर क्लोनिंग की थी। गरिमा 2 नाम है, एक क्या है वो देखेंगे, क्लॉड भैंस का है। कायकी कोशिका, न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग है जंतुओं के जेनेटिक क्लोनिंग का। परख नली शिशु यानी कि जो वो होते हैं मामले में निषेचित माता के शरीर से बाहर होता है। परख नली बेबी क्या होता है वो आप देखेंगे, ट्यूब बेबी उनको कहते हैं। उसमें क्या होता है ना, निषेचन जो होता है वो ट्यूब के बाहर कराकर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद उनको क्या माता के गर्भाशय में इंजेक्ट कर दिया जाता है। वह देश जिसमें पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया था, जो अंदर बाहर सब हरा था, वह था ताइवान में था। अब आगे देखते हैं उसके। इंजॉन नाम है विश्व के प्रथम क्लोन यानी ऊंट का। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल स्थित है कहाँ? दुबई में। ये अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन था, करीबन 1.5 साल पहले, कि विश्व का पहला जो हॉस्पिटल खोला गया था ऊँटों के लिए वह दुबई में खोला गया था। क्यों ऊँटों के लिए दुबई में खोला गया था? उसका देखिए एक प्राकृतिक माहौल समझिए। वो एक रेगिस्तानी इलाका है, तो जाहिर सी बात है वहाँ ऊँट पाए जाते हैं, तो ऊँट का ही तो वहाँ पास ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखेंगे। सब अपने यूपी बिहार में देखेंगे गाय भैंसों के लिए काफी ज्यादा योजनाएं आती हैं, उनके बारे में अस्पताल हैं। तो क्यों है? क्योंकि यहाँ वो जानवर पाए जा रहे हैं। तो जहाँ जिस प्राकृतिक माहौल में जिस तरह के जानवर पाए जाते हैं उनके उपचार के लिए भी वैसे ही बातें होती है। अब है जीन के क्लोन के संबंध में सही है। क्या सही है? कि क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित प्रभाव पर विचार कीजिए। अच्छा देखिए, अनुवांशिकी इंजीनियरिंग से संबंधित मैं आपको एक मूवी बता रहा हूँ, उसको देख लीजिए। अपनी भारतीय मूवी है, हालांकि हॉलीवुड में तो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा आता ही रहता है। जैसे कि
अनुवांशिक इंजीनियरिंग में देखेंगे आपको अल्ट्रॉन से संबंधित मिल जाएगा, उसकी विचारधारा है वो उसमें बहुत कुछ था। अल्ट्रॉन में सिर्फ अनुवांशिक इंजीनियरिंग नहीं था, वो पूरा साइंस टेक का एक पूरा बहुत बड़ा पोर्शन ही था। इसीलिए कहते हैं ना, जो हॉलीवुड मूवी बनती है वो साइंस फिक्शन बनती है। इसमें से आप कौन सा था, एक जो ब्रह्मांड के ब्लैक होल के बारे में कहानी बताई गई थी, अल्ट्रासेंट कुछ ऐसे नाम था, वो मूवी थी। फिर आप देखेंगे रोबोटिक इंजीनियरिंग के बारे में और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, ये सब के बारे में आपको देखने को मिलेगा। ये सब टेक्नोलॉजी के बारे में आप देखेंगे तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जो रोल होता है, जिसे हम टोनी स्टार्क जानते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। वो आप देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, वो देखेंगे आप स्पीड पे काम करते हैं, वो देखेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचने पे काम करते हैं, वो आप देखेंगे एआई पे काम करते हैं। उनका जो जारविस था पूरी तरह से एक एआई था। हाँ, वो एआई ही है। हाँ, वो अपने से सोच समझ सकता है। आप देखेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको नैनो टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग पे भी काम करेंगे। हाँ, वो सब कुछ में काम करेंगे। फिर वहीं आप जो हल्क थे, हल्क को देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ साथ हाउ टू इंक्रीज योर मेमोरीज, इस सब तरह के से जो आप आध्यात्मिकता और बौद्धिकता को जोड़ के देखा गया है। इसमें आप देखेंगे जब वो मणि लेने जाते हैं तो उसमें आप देखेंगे जब वो कहते हैं आपको बौद्धिकता और साथ ही साथ वैचारिकता के बीच एक अच्छा मेल दिखाया गया है। इस तरह का जो विचारधाराओं से प्रभावित होकर जो मूवी डायरेक्ट की जाती है वो इसीलिए आगे बढ़ती है। वहां पर देखेंगे आपको अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलेगा इस सब मूवी में। तो उन्हीं सबसे क्वेश्चन को जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, हाँ, अब एआई का भी अलग रूप आने वाला है 1-2 साल में, जहाँ तक वो भी है 1 साल के अंदर वो भी लॉन्च कर दिया जाएगा। जो खुद से ही हर चीज, अभी जो हम एआई देख रहे हैं, जो चैट जीपीटी देख रहे हैं, वो तो शून्य बराबर है। अभी तो हम और ज्यादा एआई का एक सफल रूप देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। देखा जाए तो अभिशाप है, देखा जाए तो वरदान के रूप में भी है। अब देखते हैं, वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र के जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रम को निर्धारित कर सकता है। यह ज्ञान हमारे लिए निम्न प्रकार से उपयोगी है। कैसा कि उसकी मदद में पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है, जिसकी मदद से सभी मानव रोगों के कारण हो सकते हैं। उसकी मदद से पशुओं के रोग सह नस्ल विकसित की जाती है। तो देखा जाएगा पहला और तीसरा सही है। उसकी मदद से सभी मानव रोग तो ऐसा नहीं है। जिस तरह के देखिए, इस तरह के स्टेटमेंट जहाँ सभी, केवल या बस यही, इस तरह का अगर शब्द आ जाते हैं तो उनको आप 95% उन स्टेटमेंट को आप गलत मान सकते हैं, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट गलत ही होते हैं। क्योंकि कोई भी चीज जो सामाजिक विषय होते हैं, जो सोशल साइंस के विषय होते हैं, जो हम कॉम्पिटिशन एग्जाम में जीके में पढ़ते हैं, उसमें सभी चीज शाश्वत नहीं होती है, कुछ ही चीज को छोड़ के। इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट को आप गलत मान सकते हैं। पुनर्योजन डीएनए तकनीक के चरण निम्न दिए गए हैं। पहला आप देखेंगे अनुवांशिकी पदार्थों की पहचान एवं पृथक्करण के लिए। आगे देखेंगे इसके, अब देखेंगे डीएनए का विखंडन के लिए, बाह्य जीन उत्पादन की प्राप्ति के लिए, प्रभावित प्रक्रियाओं के लिए, डीएनए खंड की वाहकता जोड़ने के लिए, इच्छित डीएनए खंड का पृथक के लिए, रुचि वाले डीएनए के प्रवर्धन के लिए। पुनर्योजन डीएनए के पोषित कोशिका जीव के स्थानांतरण उपयुक्त में से कौन सा अनुक्रम सही है, देखेंगे पहला, दूसरा, फिर FGEHCD, मतलब इसको क्रम से लगाना है। अगर आपको पूरा टॉपिक क्लियर है तभी इस तरह के प्रश्न छुइए, नहीं तो अदरवाइज गलत हो सकते हैं। और ये सब प्रश्न टाइम टेकिंग भी होते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये टाइम टेकिंग होते हैं। इस तरह के प्रश्न जब आए और आपको लग रहा है कि मुझे इसमें थोड़ा सोचने की जरूरत है, तो इस तरह के प्रश्न में गोला या किसी प्रकार का चिन्ह बना दिया, तो अपने एडमिट कार्ड में ही पीछे लिख दे, मान लीजिए 13 नंबर ये क्वेश्चन है, उसको लिख दीजिए। जब आपको लगे कि हाँ आपके पास का पेपर कंप्लीट हो गया है, इस प्रश्न के बारे में सोचने में आपका समय है, तब अगर आप इस तरह के क्रम लिखे रहेंगे कि इस नंबर क्वेश्चन के बारे में मुझे सोचना है,
तो आप फटाक से वो खोलेंगे वो प्रश्न और वही प्रश्न के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे। ये टेक्निक जो है आप देखेंगे जो ऑनलाइन पेपर में तो उसमें देखने को मिलती है, जैसे कि जो भी ऑनलाइन पेपर में जो क्वेश्चन आपने टच नहीं किया वह ग्रीन ग्रीन दिखाता रहता है। और ये ऑफलाइन में क्या होता है, जब पेपर में हम पन्ना पलटते हैं और उसमें समय जाता है और सोचने में की क्षमता भी खराब होती है। तो इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो आप, अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, अगर आपको लगता है सोचने पे या थोड़ा समय देने पर ये प्रश्न हमसे सॉल्व हो जाएगा तो इस तरह के क्रम लिख सकते हैं। अब है विज्ञान में हुए अनुभव विकास के संदर्भ में सही कथन क्या है। सही कथन देखेंगे कि प्रयोगशाला में कृत्रिम प्रक्रियात्मक डीएनए के हिस्से रचे जा सकते हैं। किसी तंतु कोशिका से निकाले गए डीएनए के किसी हिस्से को जीवित कोशिका के बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृम कराया जा सकता है। पादपों और जंतुओं में निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला में पैट्रिक डिश की कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि विश्व स्तर के प्रोग्राम हार्मोन्स जीनोटिक देखेंगे आप। प्रोजेक्ट का संबंध है किससे, आप देखेंगे, एक मिनट रुकिए, है मानव जीन और उसके अनुक्रम की पहचान और मानचित्रण से। अब है कि शरीर की वो कोशिकाएं जिसमें शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिकाओं के विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों का शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। अब उसके आगे देखते हैं, स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती हैं। स्टेम कोशिका कई औषधियों को परखने के लिए उपयोग में की जा सकती है। स्टेम कोशिका चिकित्सीय थेरेपी के लिए प्रयोग में की जा सकती है। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिका के संदर्भ में आप देखेंगे उपयुक्त में सही है, दूसरा और तीसरा सही है स्टेम सेल कोशिकाओं के बारे में। अब है अति विवादास्पद भ्रूणी स्टेम कोशिकाओं के विकास के रूप में स्टेम कोशिकाओं का बायोइथेनॉल का विवादास्पद स्रोत है। क्या है कि अस्थि मज्जा में उपयुक्त स्टेम कोशिकाएं हैं। भावी माता पिता के अंडे या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिकी परिवर्तन किया जा सकता है। व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में संपादित किया जा सकता है। मानव प्रेरित बहुशल्क स्टेम कोशिका को एक शुक्राणु के भ्रूण में अंतर्विष किया जा सकता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी का नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है। क्या है वो देखेंगे, एक क्लोनिक प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पन्न के लिए। अब आगे देखेंगे उसके बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक है, कैसा है वह देखेंगे। संकटपट वर्गों के पौधों को सुरक्षित रखेगा। फिर देखेंगे आप जैव विभिन्नता के दस्युओं को रोकेगा। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधे की पहचान करेगा। अब है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी प्रयोग में उत्पन्न उपयोग दो जीवाणु हैं, वह है एशेरिकिया कोली और एग्रोबैक्टीरियम है। अब है कपास के कीटरोधी पौधे आनुवंशिकी इंजीनियरिंग द्वारा एक जीनों के निर्विष्ट कर आप देखेंगे निर्मित किए गए हैं, जो लिए गए हैं जीवाणुओं से लिए गए हैं। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसोटो ने एक कीट
प्रतिरोध कपास की किस्म बनाई है जिसका भारत के क्षेत्रीय परीक्षण किया जा रहा है, जिस जीवाणुओं के आवश्यक जीन यानी टॉक्सिक जीन का इस परिजन कपास में अंतरण हुआ है वह आप देखेंगे बैसिलस यूरिथिन्सिस है, बीटी कपास है। अब है सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पन्न से संबंधित वह क्या है, वह देखेंगे आप जीवाणु है। अब कीट प्रतिरोध पारिजिन कपास जीनों में विनिवेशन की निर्मित है। बीटी जीन एक जीवाणु से प्राप्त होता है, तो दोनों ही सही और सही स्पष्टीकरण करता है। आप देखेंगे बेल गार्ड फर्स्ट और बेल गार्ड द्वितीय प्रौद्योगिकी का उल्लेख किया जाता है आनुवांशिकी रूप से रूपांतरित फसल पादपों के विकास के संदर्भ में। बैगन की आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य है इसे नाशकजी जीवन सह बना रहेगा। बीटी बैगन है एक आनुवांशिकी रूप से परिवर्तित बैगन है। देखते हैं ये एक बार चैप्टर कितना जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा लंबा होगा तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा तो है दोस्त, लेकिन इसको आज ही खत्म करेंगे, एक ही वीडियो में खत्म किया जाएगा। थोड़ा सा मैं तेजी से पढ़ूंगा, बाकी मैंने आपको समझा दिया है कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज का। चलिए देखते हैं बीटी बैगन के बारे में। बीटी बैगन की रचना इसमें जीनोम में मृदक कवक के जीन में प्रवेश कारगर की गई है। बीटी बैगन बीज जो है टर्मिनेट बीज है, जिसके कारण किसानों को प्रत्येक मौसम से पहले बीज कंपनियों से बीज खरीदना पड़ेगा। एक आशंका है कि बीटी बैगन के उपभोग पर स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यह भी चिंता है कि बीटी बैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। उपयुक्त में से बीटी बैगन के प्रवेश पर लोगों के विरोध का कारण क्या है देखेंगे। यह स्वास्थ्य से संबंधित है और जैव विविधता से संबंधित मेन कारण है इसमें। अब है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वप्रथम व्यावसायीकरण किया जाने वाला आनुवांशिकी रूप से अभियांत्रिकीकृत फसल उत्पादन देखेंगे क्लेव सेट टमाटर है। अब आगे देखेंगे कि क्लेवर सेव के पके हुए फल देखेंगे आप अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं। एक पौधे पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। फ्लेवर सेवर के पके हुए फलों के रंग होते हैं, किंतु पौधे पर पके फल जैसे पूर्ण रुचिकर सारणी अनुभव कराते हैं। तो ए और बी इसमें से सही है। भारत में विकसित अनुवांशिकी रूपांतरित सरसों यानी जेनेटिक मॉडिफाई सरसों जीएम सरसों के संदर्भ में सही कथन है। क्या सही कथन है? जीएम सरसों के वे जीन होते हैं जो पादप के पर परागण का संकरण को शुक्र बनाते हैं। अब निम्नलिखित तकनीक या परिघटनाओं पर विचार कीजिए। फल वाले पादपों के मुकुलन और रोपण के कोशिका द्रव्य नरबंधता से और जीन निर्वक्तता से उपयुक्त कथन में से जो ट्रांसजेनिक फसलों के वो बनाने में उपयुक्त होते हैं वह देखेंगे दूसरा और तीसरा सही है। अब है जीव के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक और पुष्पी पादप। उपयुक्त जीव प्रकार में से वह जिनके कुछ जातियों को जैव पीड़िकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है वह पहला, दूसरा और तीसरा है। बैसिलस यूथिंजियस, बैसिलस सबटाइल्स, बैसियस अपोलीमिक्स तथा बैसियस ब्रोम्स में से एक सूक्ष्म जीव कीटनाशक है, वह है बैलेसियस यूरिजिनजिस है। भारतीय किसान
भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश के असंतुष्ट के हैं, क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों की संभावनाएं होती हैं। वो देखेंगे अंकुरण क्षण बीज बनाने के सामर्थ्य पौधे के उगाने में। अब है विकसित देशों द्वारा समर्पित टर्मिनेटेड तकनीक उपलब्ध होती है। जैव तकनीक द्वारा बीजों के उन्नत किस्म को जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंद बीजों से उत्पन्न कराने के लिए सुनिश्चित की गई है। टर्मिनल तकनीक के द्वारा उत्पन्न जिनकी बिकवारी के लिए है, वह आप देखेंगे ट्रांसजनित उपजाऊ बीज, जीन परिवर्तन प्रौद्योगिकी तथा जेनेटिक रूप से अभियांत्रिकी बीज जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंदोबस्त है। तो ये हो गया टॉपिक। अब हम लोग नेक्स्ट डे से अब हम इसको रोकेंगे, क्योंकि यह टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी और से संबंधित है। तो इसमें एक क्वेश्चन में काफ़ी समय जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बोरियत लगने लगती, पढ़ने में बेकार लगता, फिर लोगों को समझाने में भी बेकार लगता है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं।